हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दामिनी। स्वागत है आप सभी का रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 समझेंगे, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां और खेल। अब हम लोग आप सभी जानते हैं कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बच्चों जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी तो हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कुछ करना चाहिए ना। उनको भी तो हमें खेलों में भागीदार वो करना है। तो उसके लिए ही पूरा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि कैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इन दिव्यांग बच्चों के लिए खेल कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद खेल जो कार्यक्रम होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज से क्या क्या फायदे होते हैं इनके लिए। फिर हम लोग बात करेंगे, कुछ रणनीतियों की बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें 3 से 4 टॉपिक इस पूरे चैप्टर में कवर करने हैं। ये पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आप समझ पाओगे कि इन बच्चों के लिए भी कितना कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए बने हुए हैं। तो ओवरऑल आपको मुझे बस 30-35 मिनट्स देने, पूरा चैप्टर मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगी। फिर आपको कभी भी चैप्टर नंबर 4 को लेकर डाउट नहीं होगा। पैरा ओलंपिक क्या है, विशेष ओलंपिक क्या है, डेफ ओलंपिक क्या है, कभी भी कोई डाउट हो जाए फिर आके मुझसे बोलना। ठीक है, इतना अच्छे से मैं तुम्हें यहाँ पे आज क्लियर कर दूंगी सारी चीजें। तो आप लोगों को बस मुझे समय देना है, मेरी बातों को धैर्य के साथ सुनना है और अपनी जो सीट है उस पर बैठे रहना है। ओके, स्किप नहीं करना कहीं पे कुछ भी, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जाइए देखो और उसका लाभ उठाओ। फ्री में ये सारी चीजें अवेलेबल है, तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक टाइम के बाद ये सारी चीजें पेड हो जाएंगी। अभी फ्री है तो बेनिफिट लो। ठीक है, जितना ले सकते हो उतना लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक्स को जानते हैं। चैप्टर का नेम क्लियर है। टॉपिक की बात करें तो हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले टॉपिक हम कवर करेंगे दिव्यांगों के लिए खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन, जिसमें हम लोग विशेष ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और बधिर ओलंपिक, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो दिव्यांग बच्चों के लिए खेल कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे खेलों में वर्गीकरण और विभाजन की अवधारणा, यानी कि खेलों में वर्गीकरण कैसे होता है, खेलों में विभाजन कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे खेलों में समावेशन की अवधारणा। मतलब समावेशन का मतलब क्या होता है कि दिव्यांग बच्चों को भी खेलों में शामिल करना, इसको समावेशन कहते हैं। तो समावेशन का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, क्यों समावेशन की जरूरत है, क्यों हमें दिव्यांग बच्चों को भी खेलों में भागीदारी करनी चाहिए, क्या जरूरत है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक गतिविधि के क्या क्या लाभ है, वो कर तो रहे हैं लेकिन बेनिफिट क्या क्या है। और लास्ट में कि कुछ ऐसी रणनीतियां बतानी है आपको, स्ट्रैटेजीज बतानी है, उपाय बताने हैं, जिसके माध्यम से जो दिव्यांग बच्चे हैं वो खेलों में पार्टिसिपेट कर सके। बस ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक और विशेष ओलंपिक क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए, जो जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए खेल कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। जैसे हम लोगों ने ओलंपिक पढ़ा था, ओलंपिक में हमने क्या पढ़ा था, ओलंपिक में हमने ये जाना था कि ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है, जो भी नॉर्मल जो प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज करती है खेल कार्यक्रम। तो वैसे ही उसी समय जैसे ही इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी जब वो अपने टूर्नामेंट आयोजित कर लेती है, उसके बाद तुरंत ये लोग आयोजित करते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरा ओलंपिक की। पैरा ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्लियर करो व्हाट इज पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक क्या है, ऐसे खेल होते हैं जो किसके लिए होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए आयोजित होते हैं। पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा कर लूं ताकि तुम लोग को क्लियर दिखाई दे। कितना क्लियर है, ठीक है अभी, ओके। देखो पैरा ओलंपिक जो खेल है वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है, यानी कि सबसे बड़े क्या है, खेल आयोजन है। ये खेल ओलंपिक खेलों के समान शैली में आयोजित किए जाते हैं। मतलब जैसे ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं वैसे ही ये खेल भी आयोजित किए जाते हैं। पैरा शब्द का, तो जो ये पैरा ओलंपिक शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पैरा,
ठीक है। पैरा का मतलब होता है साथ में या फिर समानांतर चलने वाला, और ओलंपिक का मतलब आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है जो ओलंपिक खेलों के साथ आयोजित होते हैं उनको हम लोग पैरा ओलंपिक कहते हैं। और आप अगर आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ, कि पैरा ओलंपिक ऐसे गेम होते हैं जो ओलंपिक के साथ ही ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, उसके साथ साथ ही पैरा ओलंपिक गेम्स भी चल रहे होंगे। ओलंपिक गेम्स सामान्य विद्यार्थियों, सामान्य लोगों के लिए होंगे, और पैरा ओलंपिक जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए होंगे। क्लियर है इतना? बट दोनों साथ साथ ऑर्गेनाइज होंगे, एक ही शहर में ऑर्गेनाइज होंगे। पैरा ओलंपिक खेल संबंधित ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होते हैं। मतलब जो पैरा ओलंपिक खेल होता है वो जो संबंधित खेल होता है, ठीक है, संबंधित जो ओलंपिक खेल है उसके तुरंत बाद आयोजित होते हैं, उसी मेजबान शहर में, उसी स्थल पर आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में शारीरिक और बौद्धिक जो असक्षमता वाले लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें, एक मिनट, कौन पार्टिसिपेट करता है, जो लोग शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पैरा ओलंपिक किसके लिए होता है, पैरा ओलंपिक होते हैं दिव्यांगों के लिए। किसके लिए, जो दिव्यांग है उनके लिए, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय एक पैरा ओलंपिक समिति भी बनी है। क्या बनी है, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। जैसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वैसे ही अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक भी समिति है। तो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन हुआ था 1989 को, इसका गठन हुआ। और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी के बॉन में स्थित है। कहाँ पे है, जर्मनी के बॉन में। आईपीसी मतलब इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो पैरा ओलंपिक होते हैं उन खेलों का आयोजन करती है और विश्व चैंपियनशिप और अन्य प्रतियोगिताओं का समन्वय करती है। इसके अलावा क्या करती है, ये जो समर और पैरा ओलंपिक है, विंटर पैरा ओलंपिक है, उनको आयोजित करती है। इसके अलावा जो विश्व चैंपियनशिप होती है और जो अन्य प्रतियोगिताएं होती है उसमें समन्वय स्थापित करती है। समझ में आ गई बात इतनी। व्हाट इज पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े क्या है, सबसे बड़े क्या है, खेल आयोजन है। और अंतरराष्ट्रीय, ये जो पैरा ओलंपिक शब्द है किससे मिलकर बना है, पैरा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है समांतर, समानांतर, समान चलने वाले ऐसे खेल जो ओलंपिक गेम्स के साथ चलते हैं। और इसके अलावा पैरा ओलंपिक गेम्स जो है वो हमेशा ओलंपिक गेम्स के बाद आयोजित किए जाते हैं, उसी शहर में, उसी स्थान पर। लेकिन इसमें सामान्य लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें जो लोग दिव्यांग होते हैं, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखने के लिए कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी खेल कार्यक्रम का सही से आयोजन हो, तो हमने एक कमेटी बना दी है जिसका नाम है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। इसका गठन हुआ था 1989 में। इसका मुख्यालय बॉन में है। और ये क्या करती है, ये करती क्या है, ये जो आईपीसी है ये समर ओलंपिक को और जो विंटर पैरा ओलंपिक्स है उनका आयोजन करती है। क्लियर है इतना, कोई डाउट है? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है, एक और कमेटी है, देखो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी का पढ़ लिया, फिर एक भारत में भी पैरा ओलंपिक कमेटी है। क्योंकि यार इंटरनेशनल लेवल पे जो भेजेगा उसको, उनको सेलेक्ट करके कौन, वो आएंगे तो किसी ना किसी देश से। अब उस देश में भी तो एक पैरा ओलंपिक कमेटी होनी चाहिए। तो भारत में भी एक पैरा ओलंपिक कमेटी है। क्या है, पैरा ओलंपिक कमेटी, जिसको बोलते हैं PCI, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। ये वह संस्था है जो पैरा ओलंपिक खेलों को और अन्य अंतरराष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका चयन करती है। सिंपल भाषा में कि जो लोग भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाएंगे, पैरा ओलंपिक्स में खेलेंगे, ठीक है, उन लोगों का ये चयन करती है कि ये लोग खेलने के लिए जाएंगे। खेल आयोजनों में भारतीय टीमों का प्रबंधन करती है। इसके अलावा जो खेल आयोजन होते हैं उसमें भारतीय टीमों का प्रबंधन करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में। इसको फिजिकली हैंडीकैप स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, फिजिकली हैंडीकैप स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम दिया गया था भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी। क्लियर है। दो पैरा, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे था ना, हम लोगों ने जब 11th में क्या पढ़ा था, 11th में हम लोगों ने पढ़ा था दो ओलंपिक कमेटी, एक इंटरनेशनल लेवल पे है और एक नेशनल लेवल पे है। ऐसे ही ये भी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो कमेटी है उसको बोलते हैं
इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, आईपीसी, और जो इंडिया में है उसको बोलते हैं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पीसीआई। क्लियर है इतना? कोई डाउट है? ओके। अब एक बार सारा ना हम लोग एक यहाँ पे इसको वो कर लेते हैं, सम अप। देखो, सबसे पहली बात तो पैरा ओलंपिक की बात करें तो आयोजन कहाँ होता है? ओलंपिक के तुरंत बाद इसका आयोजन होता है। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो बेटा जो लोग शारीरिक रूप से, जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। स्थापना की बात करूं तो हाँ, तो एक मिनट, स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, आईपीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? बॉन में है। भारत में भी एक कमेटी है जिसको पैरा ओलंपिक समिति ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हम लोग पैरा ओलंपिक खेलों की दृष्टि का विजन क्या होता है? विजन क्या होगा बेटा? विजन यही होता है कि पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी है उनको खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना और उनकी उपलब्धियों से विश्व को प्रेरित करना और उत्साहित करना। ठीक है, कि उनको क्या बनाना? उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। अब हम लोग बात करते हैं पैरा ओलंपिक एंथम। देखो, पैरा ओलंपिक जो एंथम है ना, इसका नाम है एथम ऑफ फ्यूचर। और क्या नाम है इसका? एथम ऑफ फ्यूचर। एथम ऑफ फ्यूचर, ये जो धुन है यानी कि जो एंथम है, ये थियरी डेनिस ने तैयार करी थी और मार्च 1996 में आईपीसी ने इसको आधिकारिक रूप में अपना लिया था। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो एंथम आप लोगों ने देख ही लिया। एंथम में बस 2-3 चीजें याद रखना, क्या है एंथम, बाकी ज्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद पैरा ओलंपिक प्रतीक की बात करते हैं। पैरा ओलंपिक प्रतीक क्या है? बेटा देखो, आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने ओलंपिक समझा था तो हमने ओलंपिक में भी सारी चीजें जानी थी। अब हम पैरा ओलंपिक पढ़ रहे हैं तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिव्यांगों के लिए काम करता है, तो इसके भी आपको एंथम, ओथ, क्या क्या सिंबल है वो सब पता होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रतीक की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रतीक ये है। क्या है? ये इसका प्रतीक है। ठीक है, 3 आगेतोस लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है मैं चलायमान हूं। क्या मतलब, इसका क्या सिंबल है? 3 आगेतोस है, मतलब ये है 1, 2 एंड 3। इसका मतलब होता है कि मैं चलायमान हूं, मैं एक्टिव हूं। ठीक है, तो क्या है ये जो प्रतीक है वो लाल, नीले और हरे रंग के 3 छल्लों से मिलकर बना है। ये 3 रंग विश्व के अधिकांश जो राष्ट्रीय ध्वज होते हैं यानी कि फ्लैग होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जो केंद्र बिंदु के चारों ओर घूमते हुए ये 3 अभिनेता गति, ऊर्जा और सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। यानी कि जो ये 3 आपको सिंबल दिख रहे हैं ना, ये एक सेकेंड, हाँ, एक बिंदु के इधर जा रहे हैं, इधर, इधर और इधर। ये क्या दिखा रहा है? ये गति, ऊर्जा और सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। कौन कौन सा? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये 3 कलर ही क्यों लिए गए? क्योंकि आज किसी भी विश्व का जब झंडा देखोगे आप तो उनके झंडे में ये 3 कलर जरूर पाए जाते हैं, इसीलिए ये 3 कलर रखे गए। ठीक है, तो ये याद रखना कि उसका सिंबल क्या है? 3 आगे स्तोष है। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है कि मैं चलायमान हूं, और 3 तत्व है, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ये तीनों जो रंग है वो हर एक विश्व के, हर एक देश के झंडे में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको रखा गया। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम लोग, नेक्स्ट क्या है? जो पैरा ओलंपिक है उसके आदर्श वाक्य, उसका मोटो क्या है? मोटो है उसका स्पिरिट इन मोशन, मतलब मोशन में क्या है? स्पिरिट है। हर पैरा ओलंपिक जो पैरा चैंपियन होता है उसकी मजबूत इच्छा शक्ति का, समर्पण का और जो अविरत प्रयास है उसका प्रतीक होता है। इसे वर्ष 2004 में एथेंस जब पैरा ओलंपिक हुए तब उसमें प्रस्तुत किया गया था। तो पैरा ओलंपिक आदर्श, जो पैरा ओलंपिक गेम्स है उनका आदर्श वाक्य क्या है? क्या है? स्पिरिट इन मोशन। और कब अडॉप्ट किया गया था? 2004 में प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है? जब एथेंस में पैरा ओलंपिक किए गए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईपीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त दिव्यांगों की श्रेणी। मतलब जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है ना, इसने कुछ दिव्यांग लोगों को मान्यता दी है कि आंख से अगर किसी को
40 तक दिखता है, किसी को 30 तक दिखता है, तो वो दिव्यांग होंगे। ऐसे करके उन्होंने दिव्यांगता को कौन-कौन से दिव्यांग हैं जिनको मान्यता दी है। सबसे बड़ी बात तो कि रीढ़ की हड्डी की चोट या पोलियो के बाद अगर मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ गई है, तो वो लोग दिव्यांग होंगे। जोड़ों की गति की क्षमता में कमी आ गई है, तो वो लोग दिव्यांग होंगे। कम कद है मतलब कुछ किसी की हाइट छोटी है तो वो दिव्यांग माने जाएंगे, ठीक है। टांगों की लंबाई में अंतर है, जन्म में या जन्म के कारण अंग का नुकसान हो गया या कमी आ गई तो वो लोग क्या माने जाएंगे, वो भी दिव्यांग है। इसके अलावा मांसपेशियों में असामान्य तनाव बढ़ना जिससे खिंचाव करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ये सेरेब्रल पल्सी के कारण, मस्तिष्क की चोट के कारण और स्ट्रोक के कारण होता है। इसके अलावा एरोक्सिया है, ठीक है, और एथोटॉक्सिक है। तो इन सभी को क्या माना गया कि ये जो कैटेगरी में लोग आएंगे ना, ये सब के सब क्या होंगे, ये सभी के सभी जो लोग हैं वो दिव्यांग होंगे। क्योंकि आज कोई भी नहीं कि मेरे सर में चोट लगी और मैं दिव्यांग बन गई, बल्कि प्रॉपर एक दिव्यांग का पर वो दिया गया है कि ये लोग दिव्यांग माने जाएंगे। अगर इनमें से किसी को भी ये बीमारी होगी तो वो दिव्यांग होंगे। ये तो था शारीरिक रूप से। दृष्टि की तरफ देखें तो मतलब आँखों की, अगर जैसे मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मेरे मन में डाउट होगा क्या मैं दिव्यांग हूँ या नहीं हूँ? अगर मुझे बहुत ब्लर दिखाई देता है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दूर का नहीं दिखाई देता है, तो इसमें भी आईपीसी ने कहा है कि आँख की संरचना ऑप्टिकल नसों, ऑप्टिकल मार्गों या मस्तिष्क के दृश्य या प्राण संस्था को हानि के कारण अगर दृष्टि का जो आंशिक या फिर पूर्ण रूप से चली गई है, मतलब आप पूरी रूप से आपको एक आँख से दिखाई दे रहा है, एक से नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दोनों आँखों से नहीं दिखाई दे रहा, तो आप भी दिव्यांग माने जाओगे। और बौद्धिक रूप से मतलब अगर आप यहाँ से थोड़े से हिले हुए हो या आपका मानसिक संतुलन हिल गया है, तो भी आपको आईपीसी क्या मानती है, आप दिव्यांग हो, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? पैरा ओलंपिक में अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक में क्या क्या पढ़ा, देखो रिवाइज कर लो एक बार। पैरा ओलंपिक क्या है मैंने बता दिया था। पैरा ओलंपिक समिति बनी गई है इंटरनेशनल लेवल पर, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है। मुख्यालय के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी, सारा ब्रीफ में है यहाँ पे। उसके बाद पैरा ओलंपिक खेलों की दृष्टि क्या है, विजन क्या है, पैरा ओलंपिक एंथम की बात कर ली, पैरा ओलंपिक प्रतीक की बात कर ली, पैरा ओलंपिक मोटो की बात कर ली। पैरा ओलंपिक ने इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने किसको दिव्यांगों को मान्यता दी है वो देख लिया। उसके बाद दृष्टि असक्षमता को, बौद्धिक असक्षमता को देख लिया। अब डेफ ओलंपिक समझते हैं। डेफ का मतलब क्या होता है बेटा, जिनको सुनाई कम देता है। डेफ मतलब जो जो बधिर होते हैं, उनके लिए भी एक अलग से पूरा एक खेल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसको डेफ ओलंपिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेफ ओलंपिक। अब जो डेफ ओलंपिक है, डेफ ओलंपिक मतलब बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाने वाले विश्व में सबसे बड़े आयोजन है। किसके लिए होते हैं ये, जो बधिर खिलाड़ी होते हैं उनके लिए आयोजित करने वाले ये विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजन है। इनका आयोजन बधिरों के लिए खेलों की अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाता है। तो जो ये गेम्स आयोजित किए जाते हैं, डेफ ओलंपिक को कौन ऑर्गेनाइज करता है, डेफ ओलंपिक को कौन ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीफ। मतलब ये कमेटी है जो डीफ्स के लिए काम करती है, उनके लिए उसके द्वारा ही बधिरों के लिए पूरा का पूरा खेल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। समझ में आ रही है बात? और ये किसके लिए होता है, जो बधिर होते हैं। और बधिर का मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है, ऐसे लोगों के लिए खेल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विश्व में सबसे बड़े खेल कार्यक्रम है ये। और कौन आयोजन करता है, एक इंटरनेशनल कमेटी है जो डेफ के लिए बनी है। क्लियर है इतना? अब डेफ ओलंपिक के बारे में जान लो। देखो डेफ ओलंपिक की मैं अगर बात करूं तो डेफ ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा स्वीकृत है। मतलब जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है कि हाँ तुम एक काम करो, तुम इनके लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करो। ओलंपिक खेलों की तरह ही डेफ ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। हर 4 वर्ष में क्या होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेफ ओलंपिक्स का जो प्रारंभ है वो 1924 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में। विंटर डेफ ओलंपिक्स की शुरुआत 1949 में हुई थी। तो जो डेफ ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1924 में। कहाँ से, पेरिस में हुई थी। उसके बाद आए विंटर डेफ ओलंपिक। विंटर का मतलब क्या होता है, जो विंटर पे होते हैं बेटा। तो विंटर जो डेफ ओलंपिक्स है वो उनकी शुरुआत होती है 1949 में, मतलब काफी टाइम बाद, ठीक है। तो आज डेफ ओलंपिक्स भी होते हैं, विंटर और डेफ ओलंपिक्स भी होते हैं। और डेफ ओलंपिक्स की शुरुआत होती है 1924 में। सबसे पहले जब इनकी शुरुआत हुई थी तो करीब 138 जो खिलाड़ी थे उन्होंने ही भाग लिया था। और आज लगभग 4000 पार्टिसिपेंट, 4000 जो डेफ
पार्टिसिपेंट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे हम लोगों ने जो बधिर लोग हैं उनको खेलों में आगे बढ़ाया है, उनको खेल के माध्यम से उनके जीवन को अच्छा किया है, उनको आत्मसम्मान दिलाया, उनको समाज में सम्मान दिलाया है। ठीक है? तो ये कब संभव हुआ है? जब हमने उनको खेलने का मौका दिया। समझ में आ गई बात? अब डेफ ओलंपिक में भाग लेने का क्या महत्व है ये जान लो। देखो, कोई भी भाग लेता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर डेफ हूँ, मैं अगर भाग लेती हूँ तो मेरे लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। डेफ ओलंपिक में भाग जो प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ी की जो बहिरता होती है वो कम से कम 55 डेसिबल होनी चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ, मुझे सुनाई कम देता है और मैं चाहती हूँ कि मैं डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूँ, तो मेरी जो सुनने की जो क्षमता है ना वो 55 डेसिबल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 55 डेसिबल से कम होनी चाहिए। पहली बात, प्रतिभागी करते समय खिलाड़ी किसी सुनने के यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब जब मैं प्रतिभागी करूं, मतलब जब पार्टिसिपेट करूंगी तो उसमें मेरे को सुनने के लिए कुछ भी ऐसा कोई यंत्र नहीं दिया जाएगा, ना मैं प्रयोग कर सकती हूँ। डेफ ओलंपिक में प्रतिभागी का जो आरंभ करने के लिए मतलब क्या होता है, देखो आप लोग, पता है आप लोगों को कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, अगर उस समय कोई प्रतियोगिता शुरू की जा रही है, तो आपने देखा होगा ओलंपिक में क्या होता है कि आवाजें निकाल के प्रारंभ किया जाता है। इनको सुनाई नहीं देता, तो इस केस में क्या होता है कि झंडा फहराया जाता है, ठीक है, या फिर लाइट जलाई जाती है। इसके माध्यम से इन गेम्स की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए बंदूक की आवाज, सीटी की आवाज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। शुरुआत कैसे होती है? इसीलिए खेल की शुरुआत करने और खेल को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल रेफरी झंडे का प्रयोग करता है और दौड़ शुरू करने के लिए रोशनी की चमकदार रोशनी का प्रयोग करता है। फिर अब यहाँ पे हम लोग सारा समाप्त कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। देखो, आयोजन कब होता है? आयोजन होता है ओलंपिक के तुरंत बाद। जैसे ही ओलंपिक हो जाएगा उसके तुरंत बाद इनका आयोजन हो जाएगा। प्रतियोगी कौन कौन होते हैं? जो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से दिव्यांग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1924 को डेफ ओलंपिक की स्थापना हुई थी और मुख्यालय भी इसका कहाँ पे है? बॉन में है। और आयोजक संस्था कौन है इसकी? आयोजक संस्था बताओ। इसकी जो आयोजक संस्था है वो है अंतरराष्ट्रीय खेल समिति बधिरों के लिए, जिसका हम शॉर्ट में बोलते हैं आईएससीडी। क्या है? आईएससीडी क्या करती है? डेफ ओलंपिक को आयोजित करती है। और पहली बार डेफ ओलंपिक कब हुए थे? 1924 में। कहाँ हुए थे? पेरिस में। क्लियर है इतना? डेफ ओलंपिक के बारे में अच्छे से पता चल गया? कोई डाउट है किसी को? ओके गाइस, आगे बढ़े। ये देखो आने वाले 2022 में डेफ ओलंपिक हुए थे ब्राजील में, 2025 में हुए थे जापान में। उसके बाद 2000 विंटर और डेफ ओलंपिक की बात करें तो 2019 में हुए थे इटली में, और इटली में हुआ था 2024 में डेफ ओलंपिक हुआ था टर्की में। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या थे? जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए खेलों को बढ़ावा देने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक की। किसकी? स्पेशल ओलंपिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशल ओलंपिक। देखो समझो, ये भी क्या है? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी क्या करता है? जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। तो डेफ ओलंपिक की शुरुआत जो थी वो यूनिसेक कैनेडी के द्वारा की गई थी। यूनिसेक कैनेडी श्राइबर के द्वारा की गई थी। ये जो यूनिसेक कैनेडी है, ठीक है, ये किसकी बहन थी? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी की बहन थी। उनका ये विश्वास था कि समान अवसर और प्रशिक्षण मिलने पर जो लोग बौद्धिक रूप से असक्षम हैं, ठीक है, कमजोर हैं, वो व्यक्ति भी किसी से कम नहीं है। मतलब अगर जो बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, अगर हम लोग उनको प्रशिक्षण दे, अगर हम लोग उनको क्या दे? समान अवसर दे, तो वो लोग भी किसी से कम नहीं होंगे। यही तो होता है, उन लोगों को कोई अवसर नहीं देता है, उन लोगों को कोई प्रशिक्षण नहीं देता है, इसीलिए वो लोग पिछड़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर एक सामान्य बच्चे की तरह उनको प्रशिक्षण दे, उनको समान अवसर दे, तो क्या वो आगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। तो ये उनका मानना था। प्रथम स्पेशल ओलंपिक का आयोजन जो हुआ था जुलाई 1968 में। कब? जुलाई 1968 में शिकागो में हुआ था। अमेरिका में है शिकागो। इस और ये जो ओलंपिक हुआ था वो एक दिन तक चला था, एक दिन तक चला था। और इसमें अमेरिका के और कनाडा के लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। उसके बाद क्या हुआ? 1988 में क्या होता है? 1988 में, एक मिनट, 1988 में स्पेशल ओलंपिक को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उनके द्वारा आयोजित किया गया। स्पेशल ओलंपिक्स जो थे, भारत की भी स्थापना 1987 में की गई। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया
के रूप में हुई और बाद में इसका नाम बदल के स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया। मतलब एक स्पेशल ओलंपिक, इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक है, एक है स्पेशल ओलंपिक भारत करके है। क्या है? स्पेशल ओलंपिक भारत। ये क्या करती है? भारत में जो डेफ है या फिर जो लोग भी फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड है, उनके लिए ये स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है। 2001 में स्पेशल ओलंपिक भारत अस्तित्व में आया था। इसे भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय खेल महासंघ का दर्जा मिला। 2006 में भारत सरकार ने इस संगठन को बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेलों के विकास के लिए मान्यता प्रदान कर दी और स्पेशल ओलंपिक भारत को स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल द्वारा मान्यता भी मिल गई। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इंडिया में भी एक स्पेशल ओलंपिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है। ये तो बस भूमिका थी, थोड़ा सा इसको याद रखना। मेन जो बातें याद रखनी है वो यहाँ से है। स्पेशल ओलंपिक का लोगो, स्पेशल ओलंपिक का लोगो क्या है? ये है, देख सकते हो तुम लोग। दिस इज ओलंपिक ऑफ स्पेशल ओलंपिक। तो ये है, आप इसमें देखो स्पेशल ओलंपिक का जो लोगो है वो प्रसिद्ध कलाकार जुनाब सेलील के द्वारा उनकी एक मूर्ति थी, विश्व के सभी बच्चों के लिए आनंद और खुशियां पर आधारित है। तो ये लोगो किस पर आधारित है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जुनाब सेलील। इनकी एक मूर्ति थी कि विश्व के सभी बच्चों के लिए आनंद और खुशियां हो, इस पर आधारित है। ठीक है। ये लोगों के विकास, आत्मविश्वास, खुशी और समानता का प्रतीक है। ये बौद्धिक असक्षमता वाले बच्चों और वयस्कों को समन्वय प्रदान करता है, कौशल का विकास करता है, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और बेहतर जीवन के लिए उन्हें प्रेरित करता है। तो ये है लोगो स्पेशल ओलंपिक का। क्या है ये? ठीक है। ये क्या करता है? ये बौद्धिक असक्षमता वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, और जो वयस्क है उनके बीच में समन्वय बनाता है उनका। और क्या करता है? इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, कौशल का विकास करता है, समन्वय विकास करता है। ठीक है। तो इस सारे काम करता है। स्पेशल ओलंपिक के उद्देश्य क्या क्या है ये जानो। पहला उद्देश्य है स्पेशल ओलंपिक की, अगर मैं बात करूं तो स्पेशल ओलंपिक का उद्देश्य प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति और उनके परिवारों तक पहुंचना। मतलब प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति तक पहुंचना और उसके परिवार तक पहुंचना, ताकि वो बच्चा जो है वो खेल में पार्टिसिपेट कर सके। एक मिनट दो मुझे। इसके अलावा इनका मिशन है कि बौद्धिक जो असक्षम बच्चे हैं, ठीक है, और जो वयस्क हैं, उनके लिए वर्ष भर खेल प्रशिक्षण देना और विभिन्न जो ओलंपिक प्रकार हैं उसमें खेलों में प्रतियोगिताओं प्रदान करना। मतलब उनको जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनको साल भर क्या देना? प्रशिक्षण देना और विभिन्न जो प्रतियोगिताएं आती है उसमें उनको खेलने का मौका देना। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स व्यापक प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं, स्वास्थ्य जांच शिविर, धन संग्रह कार्यक्रमों के माध्यम से जो खिलाड़ी हैं उसमें शारीरिक क्षमता, साहस और सहभागिता की भावना को विकसित करता है। स्पेशल ओलंपिक की ज्योति देख लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक की जो ज्योति है, ठीक है, ये है आशा की ज्योति। स्पेशल ओलंपिक का प्रतीक है। किसकी ज्योति है? ये आशा की ज्योति। ये आपको जो ज्योति दिख रही है इसको बोलते हैं आशा की ज्योति। किसकी ज्योति है? आशा की ज्योति। इसे एथेंस यानी कि ग्रीस में विशेष पारंपरिक समारोह में प्रज्वलित किया जाता है। इसे क्या होता है? एथेंस में जब कोई भी विशेष पारंपरिक कोई भी आयोजन होता है तब इसको जलाया जाता है। और स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों तक पहुंचने के लिए इसे मशाल रिले के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। मतलब जैसे बार बार इसको जलाते रहना पड़ता है ताकि ये जलती रहे, कभी बुझे ना। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक की शपथ क्या है। शपथ क्या है? मुझे जीतने दो, और अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे साहस पूर्वक प्रयास करने दो। ये उसकी शपथ है। क्लियर है इतना? अब आने वाले ओलंपिक्स की बात करें, स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो समर स्पेशल ओलंपिक कब किए गए थे? ब्राजील में किए गए थे 2022 में। 2025 के स्पेशल ओलंपिक जापान में हुए थे। विंटर स्पेशल ओलंपिक की बात करें 2019 में हुए थे इटली में, 2024 में हुए थे टर्की में। ठीक है। हर 4 साल बाद होते हैं, गैप से पता चल ही रहा है, तो हर 4 साल के बाद होते हैं ये। अब बात करते हैं खेलों में वर्गीकरण की और विभाजन की अवधारणा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि खेलों में वर्गीकरण की और विभाजन की अवधारणा क्या है, समझना। देखो, वर्गीकरण और विभाजन। वर्गीकरण का मतलब था क्लासिफिकेशन और विभाजन का मतलब था डिवाइड करना।
ये जो अवधारणा है वो दिव्यांग खेलों में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को समूह में बांटकर समान और न्यायपूर्ण प्रतियोगिता का अवसर प्रदान करना है। क्या करना है? जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको समूह में बांटकर ठीक है, समान और न्यायपूर्ण प्रतियोगिता का अवसर देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5-6 बच्चे हैं जिसमें से कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, कुछ लोग चल नहीं सकते हैं, किसी का हाथ खराब है, ठीक है, कोई मेंटली ठीक नहीं है। अब आप उन सारे बच्चों के साथ जब समान व्यवहार करेंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं, गलत है ना ये। तो वैसे ही क्या किया गया है, वर्गीकरण की और विभाजन की अवधारणा लाएगी। वर्गीकरण का मतलब होता है कि जो लोग भी फिजिकली अलग-अलग हैं, फिजिकली डिसेबल तो है लेकिन उसमें भी अलग-अलग है, कोई देख नहीं सकता है, कोई चलने में कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को जब हम वर्गीकृत कर देते हैं, उनका समूह बना देते हैं, उसको हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। और वही उन लोगों में जो लोग स्किल्ड है और जो अनस्किल्ड है, जब उनको डिवाइड कर देते हैं, 2 ग्रुप बना दिए, स्किल्ड का और एक अनस्किल्ड का, उसको हम लोग डिवीजन कहते हैं। ये बात है। अब जब आप ऐसे कर दोगे तभी तो आप सभी को समान अवसर दे पाओगे, तभी तो आप सभी को न्यायपूर्ण अवसर दे पाओगे बेटा। तो ये इसीलिए किया गया था कि गेम्स में हमने क्या कर दिए, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनका अलग ग्रुप बना दिया, जिनको सुनाई नहीं देता उनका अलग ग्रुप बना दिया। उसके बाद फिर उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने गेम स्टार्ट करे। तो ऐसे क्या होगा कि सभी को समान अवसर मिलेगा, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? वर्गीकरण का और विभाजन का उद्देश्य क्या होता है? खेलों में उपयोग की जाने वाली समूह प्रणाली के समान है। जैसे आयु समूह होता है ना, आयु समूह में डिवाइड करते हैं, लिंग के अकॉर्डिंग लड़कियां अलग लड़के अलग, वजन होता है कि इतने कैटेगरी वाले अलग, उतने कैटेगरी वाले अलग समूह बन जाते हैं। वैसे ही ये भी है, किसी भी दिव्यांग खेल में वर्गीकरण, किसी भी दिव्यांग खेल में वर्गीकरण या फिर विभाजन का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि आयु, लिंग, वजन और क्षमता जैसे कारकों के कारण होने वाला जो प्रदर्शन का प्रभाव है उसको कम किया जाए, ठीक है, और कम से कम किया जाए। फिर बात करते हैं वर्गीकरण क्या है। देखो, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? वर्गीकरण का संबंध है आपका पैरा ओलंपिक से। किससे संबंध है इसका? पैरा ओलंपिक से। तो वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पैरा ओलंपिक में है। पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीटों से संबंधित समूह बनाना। और विभाजन का संबंध है आपका स्पेशल ओलंपिक से। किससे है? स्पेशल ओलंपिक से। तो विभाजन का मतलब होता है स्पेशल ओलंपिक से संबंधित समूह बनाना, और यहाँ पे एथलीटों से संबंधित समूह बनाना, ठीक है। पैरा ओलंपिक द्वारा अपनाई जाने वाली वर्गीकरण प्रक्रिया खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के आधार पर श्रेणियों में बांटती है। दूसरी ओर स्पेशल ओलंपिक के विभाजन की जो प्रक्रिया है वो खिलाड़ियों को उनके कौशल के आधार पर प्रदर्शन आधारित समूह में बांटती है। तो जहां पे पैरा ओलंपिक की बात करी, पैरा ओलंपिक में क्या था? वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है? खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। जैसे एक में होंगे जो देख नहीं सकते हैं, 2 ग्रुप में होंगे जो सुन नहीं सकते हैं, 3 में होंगे जो बोल नहीं सकते हैं, 4 में जिनका पैर में कोई प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वर्गीकरण। और स्पेशल ओलंपिक की जो विभाजन की प्रक्रिया है ना, इसमें खिलाड़ियों को उनको कौशल के आधार पर बांटा जाता है, स्किल लेवल के आधार पर कि किसी को कितना आता है, किसी प्लेयर को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसे करके बांट दिया जाएगा, इसको बोलते हैं डिवीजनिंग, ठीक है। दोनों में ही क्या होता है? दोनों में हम बंटवारा किसमें कर रहे हैं? छांट किसमें से रहे हैं बच्चों को? वो दिव्यांग है। तो दिव्यांग एक में हम लोग दिव्यांगता के आधार पर करते हैं, दूसरे में हम लोग कौशल के आधार पर करते हैं। यहाँ पे कौशल के आधार पर करेंगे वो हो जाएगा डिवीजनिंग यानी कि विभाजन, और जब हम लोग कौशल के दिव्यांगता के आधार पे करेंगे तो वो हो जाएगा वर्गीकरण। अब यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा हुआ है पैरा ओलंपिक से संबंधित। देखो, वर्गीकरण का संबंध किससे है? पैरा ओलंपिक से है। किससे संबंधित है ये? पैरा ओलंपिक से है। दूसरी तरफ जो आपका विभाजन है वो आपका स्पेशल ओलंपिक से संबंधित है। वर्गीकरण का मतलब होता है ये एक प्रक्रिया है जो खिलाड़ियों को उनकी दिव्यांगता के प्रकार और प्रभाव के आधार पर अलग अलग श्रेणी में बांटती है। मतलब खिलाड़ियों की जो दिव्यांगता है उसका क्या प्रकार है, उसका क्या प्रभाव है, उसके आधार पर अलग अलग श्रेणी में बांटती है ताकि समान दिव्यांगता वाले खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा करें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिखाई नहीं देता है, तो मैं जब मुझे दिखाई नहीं देता है तो मेरे को ऐसे खिलाड़ी के साथ ही तो प्रतिस्पर्धा करना ज्यादा सही रहेगा ना जिसको उसको भी नहीं दिखाई देता, ना कि ऐसे बच्चे के साथ जिसको सुनाई नहीं देता। तो मेरे साथ तो अनजस्टिस हो जाएगा, ये मेरे साथ तो असमान व्यवहार हो जाएगा ये।
तो सभी के साथ समान व्यवहार हो, इसके लिए क्या किया गया कि जो लोग जिनको दिखाई नहीं देता है वो सब एक साथ कंपटीशन करेंगे, जिनको सुनाई नहीं देता है वो एक साथ कंपटीशन करेंगे, जिनका पैर टूटा है या जिनका पैर नहीं है वो एक साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। और एक होता है विभाजन। विभाजन में क्या होता है, ये प्रक्रिया खिलाड़ियों को उनके कौशल स्तर के आधार पर समूह में बांटती है। कौशल कौशल के आधार पर कि किसी को कितना आता है, कम आता है तो अलग ग्रुप में, ज्यादा आता है तो अलग ग्रुप में, ठीक है, ताकि समान क्षमता वाले खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा करें, ताकि जिन लोगों को अच्छा आता है, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो एक साथ प्रतिस्पर्धा, एक साथ कंपटीशन करेंगे, जिनको कम आता है वो एक साथ करेंगे। क्योंकि अगर यार अच्छे भी साथ में खेल रहे हैं और कमजोर भी साथ में खेल रहे हैं तो बेटा फिर यहाँ पे ना इक्वल जस्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पे उनको इक्वालिटी नहीं मिल पाएगी। समझ में आ रही है बात? अब मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये जान लो। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रतियोगिता में समानता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना, दिव्यांगता के कारण प्रदर्शन में जो असमानता भरा व्यवहार हो रहा है उसको कम करना, खिलाड़ियों को उचित श्रेणी में अवसर प्रदान करना, सुरक्षित और सार्थक सहभागिता को बढ़ावा देना। ठीक है, कैसी सहभागिता को, जो सुरक्षित है और सार्थक है। वर्गीकरण का विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौशल स्तर के अनुसार निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करना, कि जिसका जो कौशल है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रतियोगिता में भेजा जाए, प्रत्येक खिलाड़ी को सफलता का अनुभव देना, आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाना, सभी प्रतिभागियों को भाग लेने और सीखने का अवसर देना। सभी जो प्रतिभागी हैं उनको भाग लेने का, सभी प्रतिभागियों को भाग लेने का और सीखने का अवसर देना। क्लियर है इतना? अब आधार क्या है ये देख लो। देखो इसका, किसका, जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, दिव्यांगता के प्रकार पे, कि दिव्यांगता क्या है, दिव्यांगता किस प्रकार की है, कहीं इसको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, किस प्रकार की दिव्यांगता है। और प्रभाव, दिव्यांगता का प्रभाव कितना है, कम है, ज्यादा है कि बहुत सीवियर है। इसके अलावा कार्यात्मक क्षमता, कितना कार्य वो कर पा रहा है, कितना नहीं। और चिकित्सकीय मूल्यांकन, मतलब चिकित्सा में जो भी रिजल्ट आया है वो क्या बता रहे हैं। और अगर हमें विभाजन करना है तो विभाजन के क्या क्या आधार होते हैं बेटा, तो उसका आधार होता है कौशल स्तर, मतलब कोई व्यक्ति कितना ज्यादा स्किल्ड है। और उसके बाद प्रदर्शन क्षमता, उसको प्रदर्शन कितना दे पा रहा है, कितना अच्छे से परफॉर्मेंस दे पा रहा है। प्रतियोगी अनुभव और व्यक्तिगत प्रगति, इन आधारों पर विभाजन किया जाता है। अब पैरा ओलंपिक में वर्गीकरण देखो, वर्गीकरण दिव्यांग खेलों में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को समूह में बांटकर समान और न्यायपूर्ण प्रतियोगिता प्रदान करना होता है, ताकि सभी जो प्रतिभागी है वो खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का समान अवसर मिले। जो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, उसके अनुसार वर्गीकरण प्रक्रिया के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, ये निर्धारित करना कि कौन खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए योग्य है, और दूसरा, प्रतियोगिता के उद्देश्य से खिलाड़ियों को उपयुक्त समूह में बनाना। ठीक है, ये दोनों इसके उद्देश्य है। अब पैरा ओलंपिक खेलों में वर्गीकरण की सामान्य प्रक्रिया के क्या क्या चरण है। देखो, पहला चरण है आपका चिकित्सा का मूल्यांकन, मतलब इसमें क्या होता है, पहले चरण सामान्यतः एक चिकित्सा का मूल्यांकन होता है जिसमें खिलाड़ी की चिकित्सकीय जांच होती है, खिलाड़ी का क्या होता है, मेडिकल जांच होती है। फिर दूसरे में क्या होता है, फंक्शनल असेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रशिक्षण के दौरान देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है, प्रतियोगिता में खिलाड़ी जो है उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। और तीसरा होता है आपका अतिरिक्त लोग। अतिरिक्त लोग मतलब जैसे कि व्यक्तिगत वर्गीकरण करता है, चिकित्सा वर्गीकरण करता है, तकनीकी वर्गीकरण करता है, या फिर मुख्य वर्गीकरण करता है। ये सब क्या करते हैं, इनकी एक पैनल, एक समिति होती है, ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कौन लोग पार्टिसिपेट करेगा, उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं। पैरा ओलंपिक के लिए पैरा ओलंपिक जो खेल होते हैं उनके लिए वर्गीकरण, ठीक है। अब वर्गीकरण कैसे होता है, तो वर्गीकरण के लिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले जो शारीरिक अक्षमता वाले लोग हैं, शारीरिक असक्षमता की 8 विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं। कितनी प्रकार की श्रेणियां, 8। जैसे कि क्या क्या श्रेणियां हैं, मांसपेशीय शक्ति में कमी है, गति निष्क्रिय है, अंग की हानि है या अंग में कमी आ गई है, पैर की लंबाई में अगर अंतर है, बौनापन है, हाइपरटोनिया है, एटेस्थिया है, या फिर एसोस एक मिनट, या फिर क्या है, एथे एथेटोसिस है, एथेटोसिस है। इन आधार पर क्या होगा कि किसी भी अलग अलग क्या बनाई जाएंगी, अलग अलग विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, कि अगर मैं जैसे मेरी हाइट बहुत छोटी है तो मेरे को बौनेपन वाली कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कैटेगरीज बनाई गई हैं।
अब विशेष ओलंपिक में खेलों का विभाजन कैसे होता है? देखो, विशेष ओलंपिक में विभाजन मतलब डिवीजनिंग को प्रतिस्पर्धा स्तर का मेल कहा जाता है। मेल मतलब मैचिंग, जो विशेष ओलंपिक का एक मूलभूत नियम होता है। प्रतियोगिताओं में एथलीटों का मिलान समान लिंग, लगभग समान आयु और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लगभग समान प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वाले जो एथलीट होते हैं उनके साथ किया जाता है। मतलब भाई अगर मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी हूँ तो मेरा जो कंपटीशन है वो बहुत कमजोर व्यक्ति से ना किया जाए। समझ में आ रही है बात? तो मेरे को उसको समान अवसर नहीं मिलेगा। इस तरीके से क्या होता है, ये इसमें यही काम होता है। इसमें क्या होता है, ये इसका क्या है, प्रतिस्पर्धा स्तर का मेल कहा जाता है, जो विशेष ओलंपिक का एक मूलभूत नियम है। विशेष ओलंपिक का एक मूलभूत नियम क्या है? प्रतिस्पर्धा स्तर का मेल। मतलब मेरा अगर प्रतिस्पर्धा लेवल ज्यादा है तो मेरे लेवल का ही किसी और व्यक्ति को भेजा जाए, मुझे उससे कम का नहीं, उससे ज्यादा का नहीं, वरना गेम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो लोग भी दिव्यांग होते हैं उनको उनके स्तर के ही लोगों से उनका कंपटीशन कराया जाता है। ये याद रखो। विभाजन का क्रियान्वयन कैसे होता है? ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? देखो, विशेष ओलंपिक प्रतियोगिताओं में एथलीट की क्षमता विभाजन का प्रमुख कारक होता है। एथलीट की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, ये प्रमुख कारक होता है। इस आधार पे उसको डिवाइड किया जाता है। किसी एथलीट या टीम की क्षमता, पूर्व प्रतियोगिता या प्रारंभिक राउंड के प्रवेश स्कोर या प्रतियोगिता स्तर पर होने वाले जो प्रारंभिक कार्यक्रम है, उनके परिणाम के आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी कि और जो क्षमता कैसे निर्धारित होती है, कोई भी एथलीट है या कोई टीम है, उसकी क्षमता जो पूर्व पहले जो उसने कंपटीशन की है या जो सीडिंग दी गई है, इसके आधार पर उसको उसकी क्षमता को देखा जाता है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक जो विभाजन है उसको स्थापित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से? आपका एज है, आपका लिंग है, लिंग मतलब कि मेल है कि फीमेल है, आपकी क्षमता है। ठीक है, इन आधारों पर भी डिवीजन किया जाता है। ओके, अब विभाजन की प्रक्रिया क्या है? देखो, ये है टीम खेल, मतलब टीम स्पोर्ट के लिए आपको 15 वर्ष या उससे कम के लिए होना चाहिए, 16 से 21 वर्ष है और 22 वर्ष है या उससे ज्यादा है। अगर भाई इंडिविजुअल स्पोर्ट के लिए क्या क्या कैटेगरी है? 8 से 11 वर्ष है, 12 से 15 वर्ष है, 16 से 21 वर्ष और 22 से 29 वर्ष और 30 वर्ष से उससे अधिक है। ये क्या है? ये विभाजन की प्रक्रिया होती है। अब वही मैंने बता दिया, लिंग। दूसरे चरण में एथलीटों को लिंग के आधार पर, पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण में इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है कि 15 वर्ष उससे कम है तो भाई उनको अलग कैटेगरी में डालो, 16 से 21 वर्ष के हैं इसको दूसरी कैटेगरी में डालो, 22 वर्ष या उससे अधिक है तो उसको तीसरी में डालो। उसके बाद क्या होता है, जेंडर होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में एथलीटों को लिंग के आधार पर वर्गीकृत, समूहित किया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, और तीसरे अंतिम चरण में क्या होता है, उनकी जो क्षमता होती है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, हो गया, समझ में आया आपको? पहले चरण में इस तरीके से डिवाइड करेंगे, दूसरे में फिर आपको लिंग के आधार पर आपको डिवीजन करेंगे, तीसरे में आपको एबिलिटी के आधार पर करेंगे और फिर पूर्व प्रतियोगिता जानकारी और उसका स्कोर, आपने अगर पहले खेला है तो आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर इसका डिवीजन होगा। और लास्ट में मैक्सिमम एफर्ट रूल, कि आपने कितना अपना एफर्ट लगाया है। मैक्सिमम एफर्ट रूल क्या कहता है? निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अधिकतम प्रयास नियम लागू होता है, जिसके तहत एथलीटों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभाजन की प्रक्रिया के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रयास दे। मतलब जब उनका विभाजन हो रहा हो तो वो अपना बेस्ट दे, अपना 100% दे। ठीक है, और कोच से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी एथलीटों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करें। कोच से क्या अपेक्षा की जाती है कि सभी एथलीटों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए वो प्रेरित करें। क्लियर है इतना? ये प्रोसेस देख लिया आपने। अब खेलों में समावेशन की धारणा का मतलब क्या है? देखो, खेलों में समावेशन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता क्यों है और उसका क्रियान्वयन हम कैसे कर सकते हैं। देखो, शिक्षा के अधिकार के लागू होने से जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए क्या हुआ, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। सभी बच्चे जिनमें शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चे थे और विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले बच्चे थे और विकारों से प्रभावित बच्चे भी इसमें शामिल थे, सभी को स्कूल जाने का मौका मिला। शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी क्षमताओं को विकसित करने और विद्यालय आने का अधिकार रखते हैं। इसीलिए सभी विद्यालयों का ये कर्तव्य है कि वे बच्चे को ऐसी शैक्षिक और सहायक सुविधाएं प्रदान करें जिनसे उनका सर्वांगीण विकास हो और वे अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सके। मतलब
स्कूल से अपेक्षा की जाती है कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं, उन सभी को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो अपनी जो स्किल्स हैं, अपना अपना फिजिकली डेवलपमेंट कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है। अब शारीरिक शिक्षा और खेलों के माध्यम से समावेशन को प्रोत्साहन। परिवार की भूमिका क्या होती है इसमें, आप लोग जानते ही हैं। विकलांग बच्चों में, जो विकलांग बच्चे होते हैं उसमें स्वास्थ्य, खेल उन्मुख जीवन शैली को प्रोत्साहित करने में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है। कभी कभी परिवार को वास्तविकता स्वीकार करने में समय लगता है। जब बच्चा उनको पता चलता है कि वो डिसेबल है, तो उनको समय लगता है स्वीकार करने में, और वे बच्चे से आशा छोड़ सकते हैं। इसीलिए परिवार में जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। सीडब्ल्यूएसएम को परिवार के अन्य सदस्यों के समान ही व्यवहार करना अति आवश्यक होता है। सीडब्ल्यूएसएम मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एक संरचित दिनचर्या आवश्यक हो सकती है, जिसमें मनोरंजन, खेलों और खेलकूद में भागीदारी शामिल हो सकती है। ये गतिविधियां बच्चे के ये जो गतिविधि है बच्चे के स्वास्थ्य, मस्तिष्क और शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता को बच्चे की विभिन्न क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उसके क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए पेशेवर सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसका मतलब बस ये है कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है, तो परिवार की ये भूमिका बनती है कि वो उसको समझे, उसको एक्सेप्ट करे, जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़ा रहे। ठीक है। क्या क्या करना है, जागरूकता को बढ़ाना है और एक पूरा का पूरा संरचित दिनचर्या होनी चाहिए। खेल गतिविधियों में भागीदार करें, क्षमताओं को पहचाने और पेशेवर से सहायता लें। कि अगर मान लेते हैं मैं डिसेबल हूँ और मेरी क्षमता बहुत अच्छी है कि मैं बहुत अच्छे से बहुत तीरंदाजी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तो पेशेवर से पहचान करके मेरी स्किल को और डेवलप किया जाए, तो मेरी फैमिली उसमें हेल्प कर पाएगी। इसलिए अगला है आपका, विद्यालय की क्या भूमिका होती है। समावेशन शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, तुम खुद बताओ क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये है कि जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं या समूह को एक संरचित कार्यक्रम प्रदान करता है। विद्यालय क्या करता है, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, जो समूह है, उनको एक संरचित कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होती है, जैसे चित्रकला, कविता, ओलंपियाड आदि। खेल नियमित दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खेलों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जहां उपकरण होते हैं, गति को उनकी क्षमता के अनुसार मजेदार तरीके से अनुकूल बनाया जाता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। बेटा सिंपल सी बात है कि विद्यालय में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है कि सारे प्रकार के बच्चे होते हैं, तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, उनके साथ उनको खेलने का मौका मिलता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पे टीचर्स होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, तो वो उसका बहुत जल्दी शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बहुत कुछ वो सीखेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद आता है संगठन की क्या भूमिका होती है, तो ये तो तुम खुद पढ़ ले रहे हो, संगठन की क्या भूमिका है, बहुत ईजी है ये। अब बात करते हैं समावेशन और उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें समावेशन की जरूरत है। बेटा सबसे पहली बात तो जो भी कमजोर, जो भी दिव्यांग बच्चे, उनका आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए, ठीक है, ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास बने। उसके बाद सामाजिक और संचार कौशल में सामाजिक और संचार कौशल में सुधार हो, क्योंकि अगर वो लोग फिजिकली अच्छे होंगे, आत्मविश्वास बनेगा, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, समाज में उनका स्तर अच्छा होगा। ठीक है। संवेदनशीलता में वृद्धि, इसके अलावा बेहतर समझ, बेहतर समझ समावेशी शिक्षा की जरूरत क्यों है, मैंने बताया भाई आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए, सामाजिक और संचार कौशल में सुधार करने के लिए। संवेदनशील है, जो ये बच्चे होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं बेटा, बहुत वल्नरेबल होते हैं, ऐसे में इनको समावेशी शिक्षा की बड़ी जरूरत होती है। बेहतर समझ और अन्यों के प्रति सराहना मिलनी चाहिए समावेशी कक्षा में। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी, एक सेकेंड, हाँ, इसको छोड़ते भी दिखाई नहीं दे रहा है, अपनत्व की भावना का निर्माण करने की, ताकि बच्चों में अपनत्व की भावना का निर्माण हो, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए और प्रदर्शन में सुधार के लिए, इन सभी चीजों के लिए जरूरी क्या है, समावेशी शिक्षा। इसी शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास का निर्माण होगा, सामाजिक और संचार कौशल में सुधार होगा, संवेदनशील कम होंगे वो, बेहतर समझ विकसित होगी, अपनत्व की भावना का निर्माण होगा, और तो और जो उनका शैक्षिक प्रदर्शन है उसमें सुधार होगा। दिव्यांगता और विकार में अंतर, ये तो वही बात है, ये तो बेसिक है, आपको पता होगा दिव्यांगता और विकार में क्या क्या अंतर होता है। समावेशी शिक्षा का भारत में क्रियान्वयन, ये जो समावेशी शिक्षा है उसका भारत में क्या कैसा क्रियान्वयन है, देखो भारत में विशेष आवश्यकता, एक मिनट,
भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या वास्तव में बहुत ज्यादा है। भारत में क्या है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए काम करना जरूरी है। परिणाम स्वरूप उन्हें विशेषकर समावेशी शिक्षा प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें विशेषकर जो समावेशी शिक्षा है, उसे प्राप्त करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत को समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय पर विशेष बल देना चाहिए कि भारत को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे समावेशी जो शिक्षा है वो और ज्यादा बढ़े। मतलब जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी भी स्कूलों तक पहुंच हो, वो भी स्कूल तक जा सके, तो ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो सभी राज्यों में शिक्षा के अधिकार को प्रभावी तरीके से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी बच्चा शिक्षा के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को समुचित ध्यान रख सकते हैं। मतलब जो राइट टू एजुकेशन है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, एक मिनट, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए, सेवाकालीन जो कार्यशाला होती है उनके माध्यम से सशक्त बनाया जाए, ताकि वे समावेशी कक्षा में सीडब्ल्यूएसएन को प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो टीचर है ना, उनको इस तरीके से समझाया जाए, बताया जाए कि उनको जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना है, उनको ट्रेन किया जाए, तब जाके वो दिव्यांग बच्चों के साथ सही से उनको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पता चले बच्चों दिव्यांग बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए लेकिन वहां पे टीचर ही ट्रेन नहीं है, तो टीचर को ट्रेन भी करना चाहिए। दूसरा, विद्यालय और पाठ्यक्रम के नियमित विश्लेषण के माध्यम से एक सहयोगी समर्थन टीम का निर्माण करें। हमें समय समय पर जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, उसका टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, उसका विश्लेषण करते रहना चाहिए। कुछ उसमें नई चीजें ऐड ऑन करी जा सकती हैं, कुछ उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए काम किया जा सकता है, तो इस तरीके से क्या करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान आने वाली समस्याओं को पहचान के हल कर सके। मतलब जो उनका पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन जब किया जाता है तो उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार एक हफ्ते में अगर एक चैप्टर कराना है तो तुम एक हफ्ते में एक चैप्टर करा ही रहे हो। बेटा थोड़ा सा उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे और जो टीचर है वो आपस में सीखते सिखाते हुए पढ़े। फिर है अभिभावकों को साझेदार और संसाधन के रूप में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना, ताकि बच्चों की जो शिक्षा है उसको सुदृढ़ किया जा सके। सहयोगात्मक प्रयासों से प्रभावी समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, विद्यालय और कक्षाओं की संरचना इस प्रकार से करना कि बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता तक सीख सकें, ठीक है, और उपलब्धि हासिल कर सके। प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं के अनुसार उनके उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करना कि प्रत्येक बच्चे का हर एक बच्चे के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ, क्योंकि हर एक बच्चे के लक्ष्य अलग-अलग होते हैं। तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार उसके लक्ष्य को निर्धारित किया जाए। फिर जो भी दिव्यांग बच्चे हैं और बिना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके उनके परिवारों के बीच में अच्छे संबंध और समझ विकसित करने के लिए ईमानदार प्रयास करना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और जो बिना आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन दोनों के परिवारों में अच्छे संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे सभी जो विद्यार्थी है वो एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध विकसित करेंगे और समावेशी जो शिक्षा है उसके अनुकूल वातावरण बनेगा। इसके अलावा क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे और समावेशी जो शिक्षा है उसका वातावरण मतलब समावेशी शिक्षा क्या हो जाएगी, उनके लिए अनुकूल हो जाएगी। छात्रों को विद्यालय की ओर से यूनिफ़ॉर्म दी जाए, पुस्तकें दी जाए, स्टेशनरी दी जाए, परिवहन भत्ता दिया जाए, आवासीय सुविधाएँ दी जाए, चिकित्सीय सुविधाएँ दी जाए, शिक्षण अधिगम पर सामग्री दी जाए, सहायक उपकरण आदि ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। इससे क्या होगा, दिव्यांग बच्चे भी प्रमोशन मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा स्कूल जाने का। अब समावेशी शिक्षा, समान अवसर, सशक्त भविष्य। समावेशन की अवधारणा, खेलों में इसकी आवश्यकता और क्रियान्वयन। शारीरिक शिक्षा और खेलों के माध्यम से समावेशन को प्रोत्साहित करना। तो कैसे कर सकते हैं? ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये वही बार-बार वही रिपीट हो रहा है। हुँ, क्या आवश्यकता क्यों है ये तुम लोग पढ़ लेना, मैंने बता दिया। अब बात करेंगे
CWSM के लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या-क्या लाभ है? मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या-क्या लाभ है? पहला लाभ क्या है? पहला जो लाभ है, एक सेकंड थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं इसके। पहला लाभ ये है शारीरिक लाभ। पहला लाभ क्या है? शारीरिक लाभ। शारीरिक लाभ में क्या है कि अगर कोई जैसे ये बच्चा है या मैं अगर डिसेबल हूँ, मैं अगर फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ तो मुझे क्या-क्या लाभ होगा? क्या-क्या लाभ होगा बताओ एक बार ज़रा? सबसे पहले तो क्या लाभ होगा? खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी से क्या-क्या होता है? स्थूल और जो सूक्ष्म मोटर कौशल है उसका विकास होता है। मतलब स्थूल और जो सूक्ष्म मोटर कौशल है उसका विकास होगा। दूसरा समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होगा। तो मेरे कोऑर्डिनेशन में, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होगा और मोटापे जैसी समस्याएं हैं उनको लड़ने में मदद मिलेगी। मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन, ठीक है, अस्थमा, ये सारी अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो इससे लड़ने में मुझे क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। इसके अलावा तकनीक के विकास ने कई वीडियो गेम्स और विशेष गेम्स को जन्म दिया है, जो बच्चों की ताकत को, समन्वय को, सूक्ष्म मोटर कौशल को प्रभावित करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या होता है कि आजकल ना हम लोग फ़ोन पे वीडियो गेम लेके बैठ जाते हैं, इससे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, हमारा मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है? अब भावनात्मक स्वास्थ्य के क्या-क्या लाभ हैं? शारीरिक गतिविधि अवसाद को कम करने में सहायक है। अगर मैं एक फिजिकली डिसेबल बच्ची हूँ, तो मैं अगर एक्सरसाइज करती हूँ तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि मेरा जो टेंशन है, डिप्रेशन है, उसकी संभावना कम हो जाएगी। अगर रेगुलर व्यायाम करूँगी तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य है, सुख शांति अच्छा रहेगा। खेलकूद गतिविधियाँ सामान्य मूड को और खुशहाली को बेहतर बनाती हैं, सामान्य मूड को और खुशहाली को अच्छा बनाती हैं, मतलब मुझे खुश रखने में हेल्प करेंगी। फिर मनोरंजन और मस्ती का साधन है, अधिक ऊर्जा का उचित उपयोग होगा। इससे क्या होगा? अधिक ऊर्जा का मतलब ऊर्जा जो हमारे अंदर है उसका सही से उपयोग हो पाएगा, ना कि हम पूरे दिन सो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जो फिजिकली डिसेबल बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो उनकी एनर्जी है उसका सही उपयोग हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद मनोवैज्ञानिक लाभ क्या-क्या मिलेंगे उसको? तो एक मिनट, हाँ, मनोवैज्ञानिक लाभ क्या? इससे आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी, आत्मविश्वास में सुधार होगा, खेलकूद में भाग लेगा तो चिंता, तनाव और अवसाद कम हो जाएंगे। अन्य विद्यार्थियों के साथ-साथ सहभागिता और जुड़े रहने में बच्चों का जो आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ेगा। व्यवहार संबंधी लाभ क्या-क्या होंगे? खेल और गतिविधियों बच्चों को आत्मनियंत्रण करना सिखाते हैं, निर्णय लेना सिखाते हैं, निर्णय लेने वाले कौशल को विकसित करते हैं। बच्चा मित्रों के साथ बातचीत करके विशेष लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। मौलिक संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल सीख सकता है। खेलकूद और पीआई गतिविधियों मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में क्या होता है? भाग लेने से टीम वर्क, समस्या समाधान, ध्यान की अवधि बढ़ाना और कार्य आधारित जो व्यवहार है, वो भी विकसित होता है। ये सारे बेनिफिट है। स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। फिर ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की क्या-क्या रणनीति है? क्या-क्या ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से हम जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज ला सकते हैं, मतलब उनको भी फिजिकल एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो क्या-क्या है वो तरीके जान लेते हैं। ठीक है, क्रियाओं को निर्धारण करने की रणनीति। पहली रणनीति है डॉक्टरी सलाह, मतलब डॉक्टरी सलाह का यहाँ पे ये होगा, ठीक है? डॉक्टरी सलाह, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से पहले दिव्यांग की शारीरिक जो जाँच है वो करवा लेनी चाहिए। उसकी शारीरिक जो अवस्था है उसके स्तर की जाँच कर लेनी चाहिए ताकि उसके स्तर के अनुरूप की शारीरिक क्रियाएँ उन्हें करवाई जा सके। मतलब अगर कोई डिसेबल बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मेरे को फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले मेरी पूरी जाँच करवा ली जाए, तब मुझे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए, ठीक है? उसके बाद क्या है, सेकंड है पूर्व अनुभव का मतलब क्या हुआ? पूर्व अनुभव का मतलब है कि शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण से पहले कोई भी शारीरिक क्रिया का निर्धारण करो, उससे पहले दिव्यांग के पूर्व अनुभव की जानकारी ले लो, ठीक है? कि मेरा अनुभव क्या था? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मुझे कोई फुटबॉल खिला रहा है, फुटबॉल से मेरे को कभी चोट लग गई है, मेरा पूर्व अनुभव बड़ा खराब है, तो ऐसे में क्या होगा मेरा डर बैठ जाएगा, लेकिन कोई मुझसे वो जबरदस्ती खिलाएगा तो मैं ठीक से नहीं खेल पाऊँगी। तो वही पूर्व अनुभव ले लेना चाहिए। उसके बाद रुचि देख लेनी चाहिए कि अगर मैं दिव्यांग हूँ तो मेरी रुचि किसमें है? पता चले मेरी रुचि बैडमिंटन में, आप मुझे चेस खिला रहे हो, मेरी रुचि क्रिकेट में, आप मुझे
बैडमिंटन खिला रहे हो, तो रुचि जान लेना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, रुचि जानने के बाद जब वो बच्चों को खेल खिलाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से खेल पाते हैं। क्षमता, मेरी क्षमता क्या है? जब भी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करें तो दिव्यांग की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ध्यान रखें कि मेरी शारीरिक और मेरी मानसिक क्षमताएं क्या क्या है उसका ध्यान रखो और उसके अकॉर्डिंग है, ताकि क्षमता के अनुरूप शारीरिक क्रियाओं का चयन किया जा सके। ठीक है। रूपांतरित उपकरण, उपकरणों का रूपांतरण हमेशा दिव्यांग की आवश्यक जो अवस्था है उसके स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ताकि वे शारीरिक क्रियाओं में भाग ले सके। समझ में आ रही है? मतलब इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो उनको आसानी से यूज कर सके। उपयुक्त वातावरण, यानी कि जो बच्चे हैं उनको एक उपयुक्त वातावरण देना चाहिए जिस वातावरण में वो खेल सके। और क्या है इसके अलावा? रूपांतरित नियम, शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से जो पूर्व उनके नियमों का दिव्यांग की योग्यता के अनुसार रूपांतरित कर लेना चाहिए। मतलब नियमों को क्या कर लेना चाहिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना चाहिए। अनुदेश देना चाहिए और साधारण से मौखिक, इसके अलावा सभी अंगों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर, हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक मैंने आज आपको कंप्लीट कराया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और सारे ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जल्दी, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। जाइए फटाफट से डाउनलोड कीजिए और इस चैप्टर को इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ना आप लोग, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। मैंने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक आप लोग रोशन शाह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।